Hello students, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, force and pressure. Force, a push or a pull. When you enter an office or a bank, you find push written on the door. To enter the office or bank, you push the door. While coming out from there, you find pull written on the back of the door. You pull the door to come out. This pull or push is called force. When you draw water from a well, you pull a rope. This pull is a force which lifts the bucket up from the well. But when you kick a football, you apply force in the form of push. In all the above situations, force is applied to move the things. The only difference is the direction of the force. Force, आपने अपनी previous classes में भी पढ़ा होगा. What is force? Force is a push or a pull. देखिए जब भी आप ऑफिस में एंटर करते हैं या बैंक में एंटर करते हैं या किसी शॉपिंग मॉल में एंटर करते हैं या किसी शॉप में एंटर करते हैं तो आपको पुश लिखा नज़र आता है डोर पे. फिर आप ऑफिस को या बैंक में एंटर करते हैं तो आप डोर को पुश करते हैं. जब आप वहाँ से बाहर आते हैं तो आपको डोर के बैक में लिखा रहता है पुल. तो आप क्या करते हैं, डोर को पुल करते हैं टू कम आउट. सो दिस इज मतलब पुल और ये जो पुश है दिस इज फोर्स, राइट. तो फोर्स जो है हम फोर्स अप्लाई करते हैं चीज़ों को मूव करने के लिए. सिर्फ जो एक डिफरेंस होता है वो होता है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. नो द फैक्ट पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट इज फोर्स. Forces are due to interaction. For the force to act, the two objects must interact with each other. You can understand this by the following examples. Sit on a bicycle and wait for it to move on its own. Will it move? It will not move till you apply force on pedals with your feet. In the same way, the door to your cupboard will not open unless you apply force on it to pull it with your hand. In the first situation, interaction between your feet and the pedals makes the bicycle move. In the second situation, interaction between the handle and your hand makes the door open. Hence, we can say that interaction between two objects is necessary for force to be effective. And there is a push or a pull involved when force is applied. देखिए जब भी फोर्स को एक्ट करना दो ऑब्जेक्ट के बीच में तो सबसे पहले दे मस्ट इंटरैक्ट विद ईच अदर. जैसे कि आप एक बाइसिकल पे बैठे तो क्या ये अपने आप से मूव करेगी? ऑफ कोर्स नॉट. जब तक कि आप उसके फोर्स से अप्लाई करेंगे इसके पैडल पे अपने फीट से तब तक ये मूव नहीं करेगी. ओके इसी तरह से जो डोर है आपके कबर्ड का वो अपने आप से खुलेगा नहीं खुलेगा जब तक कि आप उसको अपने हैंड से पुल नहीं करेंगे. ओके तो पहला जो केस है यानी बाइसिकल के केस में इंटरैक्शन हुआ हमारे फीट एंड पैडल्स के बीच में जिसकी वजह से बाइसिकल मूव की. एंड सेकंड सिचुएशन में जो इंटरैक्शन हुआ हैंडल और हमारे हैंड के बीच जिससे कि आपका डोर ओपन हुआ. ओके when more than one object apply force on other object in the same direction, the resultant force is the sum of all the force applied it. For example, when two people push a table in the same direction, it will move faster than when only one person pushes it. अब जब एक ऑब्जेक्ट पे एक से ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं तो क्या होता है, जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो जितना भी फोर्स अप्लाई है उसका सम होता है. मीन्स देखिए जैसे आपका इस टेबल को ये दो लोग पुश कर रहे हैं. ओके तो फोर्स कितना होगा जो इस पर्सन ने अप्लाई किया और जो इस पर्सन ने अप्लाई किया है और उसे हम कर देंगे प्लस यानी दोनों का जो सम होगा वो होगा आपका टोटल फोर्स. ओके सपोज द टू पीपल स्टार्ट पुशिंग द टेबल इन ऑपोजिट डायरेक्शन. व्हाट विल हैपन? द टेबल विल ईदर नॉट मूव एट ऑल और मूव स्लाइटली इन द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन हु अप्लाइज फोर्स. ओके अब दो लोग जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं. देखिए एक इस डायरेक्शन में कर रहा है एक इस डायरेक्शन में कर रहा है. तो इस केस में क्या होगा, या तो ये टेबल बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा या थोड़ा सा मूव करेगा उस डायरेक्शन पे जहां पे जिस डायरेक्शन में पर्सन ने ज्यादा फोर्स अप्लाई किया. फॉर एग्जांपल अगर इस पर्सन ने ज्यादा फोर्स अप्लाई किया है तो टेबल आपकी मूव करेगी इस डायरेक्शन में और अगर इस पर्सन ने ज्यादा फोर्स अप्लाई किया है तो वो करेगी इस डायरेक्शन में. लेकिन अगर दोनों ने ही सेम फोर्स अप्लाई किया है तो फिर वो मूव नहीं करेगा. Okay, this proves that if two forces act less in the opposite direction on an object, the net force acting on it is the difference between the two forces. Effects of forces. Forces change the direction and speed of motion of objects. Consider a ball at rest. When you apply force on it in the form of a kick, the ball starts to move. The ball can be brought back to the state of rest by applying force on it again. You can also kick the ball to change the direction. Take another example. A rocket's engine provides a strong push that makes the rocket accelerate. A force is an agency or influence which when applied on a free body results in an acceleration of the body. As the force of gravity on a body increases, the acceleration of the body increases.
देखिए फोर्स जो है डायरेक्शन इन स्पीड की चेंज कर सकता है ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे कि बॉल रेस्ट पे जब आप उसको फोर्स करेंगे यानी किक करेंगे तो बॉल मूव करना स्टार्ट करेगी, ओके और बॉल को आप फिर से रेस्ट की पोजीशन पे लेके आ सकते हैं उस पर फोर्स अप्लाई करके, ओके आप बॉल को किक करेंगे उसकी डायरेक्शन आपकी चेंज हो जाएगी। इसी तरह से आपका जो रॉकेट इंजन है वो एक स्ट्रॉन्ग पुश प्रोवाइड करता है जिससे कि रॉकेट आपका एक्सेलरेट होता है, ओके तो फोर्स आपकी एक एजेंसी है या हम कह सकते हैं इन्फ्लुएंस है। जब आप एक फ्री बॉडी पे अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट होता है इन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। सो देखिए जैसे कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी और बॉडी इंक्रीज होता है तो जो एक्सेलरेशन होता है बॉडी का वो भी इंक्रीज हो जाता है, राइट। एक्टिविटी 1, एम टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन द मोशन ऑफ अ body. Materials required 30-inch long string, small freely rolling toy car, paperclip open to serve as a hook, a variety of weights that can be attached to the paperclip hook, and stopwatch. So these are the materials which are required. Okay. Now procedure. Number 1, set up the experiment by trying one end of the string to the toy car and the other to the paperclip hook. Number 2, place the car on a flat table or desktop and hang the paperclip hook over the edge of the table. Number 3, try to predict how the car will move if different weights are hung from the paperclip hook and allowed to fall to the floor. Possible predictions might include: Number 1, as the weight increases, the car moves with increasingly higher constant speeds towards the edge of the table. Different weights have no effect on how the car moves. Number 3, as the weight increases, the car moves towards the edge of the table with greater force and greater acceleration. Correct prediction: the car will move with greater acceleration as the weight increases. After students have made their predictions, make them conduct experiment using cars, weight and stopwatch to confirm or refute their prediction. Students should record the result of their experiments. Okay. आपको experiment को setup करना है। एक end जो है आपने string का ट्राई करना है टॉय कार में, जो दूसरा है वो पेपर क्लिप हुक में। फिर आपने कार को प्लेस करना है एक फ्लैट टेबल या डेस्कटॉप पे और पेपर क्लिप हुक को आपने हैंग कर देना ओवर द एज ऑफ द टेबल। अब आपने प्रेडिक्ट करना है कि कार किस तरह से मूव करेगी, कैसे मूव करेगी अगर डिफरेंट वेट्स को हंग किया जाएगा फ्रॉम पेपर क्लिप हुक या फिर और उनको अलाउ किया जाएगा टू फॉल टू द फ्लोर। तो पॉसिबल प्रेडिक्शंस होंगी। देखिए जैसे जैसे वेट इंक्रीज होगा कार जो है वो मूव करेगी विथ हायर कांस्टेंट स्पीड टुवर्ड द एज ऑफ द टेबल। दूसरा है कि जो डिफरेंट वेट्स है उनका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा ऑन हाउ द कार मूव्स। एंड तीसरा, जैसे वेट इंक्रीज होगा कार जो है वो टेबल के एज की तरफ मूव करेगी विद ग्रेटर फोर्स एंड ग्रेटर एक्सेलरेशन। ओके, द न्यूटन इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, जैसे हम एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। ओके, 1 Newton is the force required to give a mass of 1 kilogram and acceleration of 1 meter per second. It is named after the English mathematician and physicist Sir Isaac Newton. Force can change the shape of object. For example, the force your muscles apply to clay through your hands can squeeze the clay into different forms. By applying force with the help of a hammer, a blacksmith can change the shape of iron strips. Force can also change the size of objects. For example, the length of a spring can be increased or decreased by applying force. Force देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है। जैसे कि अगर आप अपने मसल्स से फोर्स अप्लाई करेंगे क्ले में, ओके, तो डिफरेंट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। हैमर में हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ब्लैकस्मिथ क्या होता है कि जो आयरन स्ट्रिप्स होती है उसकी शेप को चेंज कर देता है। ओके, तो फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज को चेंज कर सकता है। राइट, नाउ टाइप्स ऑफ फोर्स। So far, you have studied examples where the object was in contact with the agent producing the force. Such forces are known as contact forces. But in nature, other type of force also exist. These forces act on objects even when they are not in contact. These are known as non-contact forces. Force can be broadly classified as number 1 contact forces, number 2 non-contact forces. Okay, so दो तरह के forces आपके contact forces and non-contact forces. तो इनको डिटेल में जाने से पहले हम जानते हैं know the fact. A spacecraft lifts off only when the force of the rocket has overcome the resistance of air and the gravitation force to launch it upwards. Spacecraft आपका lift off तभी होगा जब जो force है rocket का that has overcome the resistance of air and जो gravitational force है to launch it upwards. Right? Now, what is contact force?
As mentioned earlier, contact forces are the forces that act when the objects are in physical contact with the agent producing them. They are of two types. देखिए कॉन्टैक्ट फोर्सेस जैसे कि आपके नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि जब ऑब्जेक्ट आपके फिजिकल कॉन्टैक्ट में होंगे, ओके तो ये आपके दो तरह के होते हैं. नंबर वन इज मस्क्यूलर फोर्स. Muscular force is a force exerted by the muscles of a living body. The muscles contract and relax to bring about movement. The muscular force can set things in motion. When a living being, for example a horse or a person, pulls a cart, its muscles exert a force which moves the cart forward. We use muscular force to slow down or stop a moving object and even to increase the speed of a moving object. We use muscular force for doing all our work object. We use muscular force for doing all our work like lifting a load, pulling a table or playing football. Muscular force जो है लिविंग बॉडी की जो मसल्स हैं वो एक्सर्ट करती हैं, ओके जैसे कि हॉर्स है या पर्सन है वो कार्ट को पुल कर रहे हैं तो उसमें जो उनकी मसल्स हैं वो फोर्स को एक्सर्ट कर रही है, ओके जो कार्ट को फिर जिसकी वजह से कार्ट मूव करता है आपका, ओके हम मस्कुलर फोर्स का यूज़ करते हैं किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन करने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए और यहाँ तक कि उस मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ाने के लिए. Okay. Number two, contact force is mechanical force. Human beings have invented various machines to make their work easier. The force exerted by a machine to perform some work is known as mechanical force. Do you know how a car moves? All cars have engines. Engines need petrol or diesel to work. A car engine burns petrol or diesel to generate mechanical force. ह्यूमन बींग्स ने बहुत सारी मशीन्स को इन्वेंट किया है जिससे कि उसका काम आसान हो सके, ओके तो जो फोर्स मशीन एक्सर्ट करती है उसे कहा जाता है मैकेनिकल फोर्स. दिस मैकेनिकल फोर्स सेट्स द व्हील्स ऑफ द कार इन मोशन. Turbines in a hydroelectricity plant move due to the mechanical force generated by water falling from a great height. Know the fact, the gravitational force exerted by the sun pulls the planets towards itself, hence all the planets revolve around the sun. जो ग्रेविटेशनल फोर्स सन एक्सर्ट करता है उसकी वजह वो क्या करता है प्लैनेट्स को पुल करता है अपनी तरफ से, इसी वजह से जो प्लैनेट है वो सन के राउंड मूव करते हैं, ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. There are forces which act on a body from a distance, that is there is no physical contact between bodies. Such forces are known as action at a distance force or non-contact forces. Some non-contact forces are discussed below. अब non-contact forces ये एक दूसरे के साथ जो फोर्सेस होते हैं ये डिस्टेंस से एक्ट करते हैं या फिर ये हम कह सकते हैं एक दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट में नहीं होते, ओके तो सबसे पहला आपका जो नॉन कांटेक्ट फोर्स है वो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स. द अर्थ हैज अ ह्यूज मास. एवरीथिंग ऑन और नियर द अर्थ इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. फॉर एग्जाम्पल द ripened fruits of a tree always fall downwards and a black ball kicked upwards ultimately comes down. Gravitational force or force of gravity exists everywhere on the earth. The force acting between the earth and the moon and between you and your friend are gravitational forces. The force of gravity keeps us in contact with the earth, else we would all be floating in space. The gravitational force between two bodies depends on their masses and the distance between them. In other words, the bodies of different masses exert different intensities of gravitational force. The gravitational force of the moon is about 1/6 that of the earth. अर्थ का बहुत बड़ा मास है, ओके तो जितनी भी चीज़ें हैं अर्थ पे या अर्थ के पास वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होती अर्थ की तरफ बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. जैसे देखिए पेड़ का जो राइपेंड फ्रूट पका हुआ फ्रूट तो हमेशा नीचे की तरफ गिरता है. आप बॉल को अपवर्ड फेंकेंगे लेकिन वो थोड़े टाइम के बाद नीचे आ जाएगा, ओके तो ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह एग्जिस्ट करता है अर्थ पे, ओके जो फोर्स आपका अर्थ एंड मून के बीच में एक्ट कर रहा है, ओके आपके और आपके फ्रेंड के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, ये सारे आपके ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं, ओके तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो हमें अर्थ के कंटैक्ट में रहता है, अदरवाइज हम तो स्पेस में हम तो फ्लोट करते रहते हैं, ओके अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दो बॉडीज का वो डिपेंड करता है कि उनका मास क्या है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ओके अब जैसे देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स हम मून की बात करें तो वो है अर्थ का अबाउट 1/6, राइट. स्प्रिंग बैलेंस. The force with which the earth pulls a body towards itself is known as the weight of the body. You have already learnt about weight in earlier classes. The weight of a body is measured by an instrument known as spring balance. Okay? किसी भी body का जो weight measure किया जाता है वो किया जाता है आपके एक instrument से जिसका नाम है spring balance. The spring used in a spring balance has high tensile strength. It is enclosed in a metal casing. The upper end of the spring is attached to the body of the metal casing.
There is a stripe of steel attached to the lower end of the spring. A hook is provided at the end of the stripe to hold objects or weights. A small pointer is present at the place where the metal springs and the steel stripe are attached. A graduated scale lies parallel to the steel stripe. The pointer is free to move along the scale as the spring balance measures the weight of a body or force acting on it. The readings are in kilogram weight or kilogram force. अच्छा देखिए, आपका जो स्प्रिंग जो हम यूज़ करते हैं स्प्रिंग बैलेंस में, उसकी काफ़ी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है. ये आपका मेटल केसिंग में इनक्लोज होता है. जो अपर एंड होता है स्प्रिंग का वो अटैच होता है बॉडी के साथ मेटल केसिंग के. फिर एक स्टील की स्ट्राइप होती है जो अटैच होती है स्प्रिंग के लोअर एंड से. हुक प्रोवाइडेड होता है आपके स्ट्राइप के एंड पे जिससे कि वेट या वो चीज़ों को होल्ड कर सकें. सी दिस इज द हुक. ओके राइट. एक छोटा सा पॉइंटर होता है जो आपका प्रेजेंट होता है जहाँ पे आपकी मेटल स्प्रिंग एंड जो स्टील स्ट्रिप है आपकी अटैच्ड होती है. ओके. ग्रेजुएटेड स्केल होता है विच लाइज पैरेलल टू द स्टील स्ट्रिप. जो पॉइंटर होता है वो फ्री होता है जो कि वो स्केल के अलॉन्ग मूव कर सके जब भी आपका जो स्प्रिंग बैलेंस है किसी भी बॉडी का वेट मेजर करेगा. ओके तो रीडिंग आपकी आती है किलोग्राम वेट में या फिर किलोग्राम फोर्स में. ओके. वर्किंग ऑफ अ स्प्रिंग बैलेंस. अब ये वर्क कैसे करता है? द ऑब्जेक्ट टू बी वेट is attached to the hook of the balance. See, this is the hook. यहाँ पे इसको अटैच किया जाता है. Due to the weight of the object, the spring gets stretched. अब जो आपकी स्प्रिंग है वो क्या होगी? स्ट्रेच हो जाएगी because of the weight. As a result, the pointer slides downwards and reaches the calibrated scale. The heavier the object, the more is the extension of the spring. The reading of the scale gives us the weight of the object. जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट हैवियर होगा उतना ही ज़्यादा स्प्रिंग का एक्सटेंशन होगा. एंड जो स्केल पे रीडिंग आएगी वो हमें उससे पता चलेगा कि व्हाट इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. Okay. Now, next non-contact force is magnetic force. The force exerted by a magnet is known as magnetic force, which you have already studied in previous classes, right? A magnet attracts objects made of iron, nickel, etc. Also, the like poles of two magnets repel each other and like poles attract each other. Thus, magnetic force is a non-contact force. The phenomenon by which objects are attracted by a magnet is known as magnetism. मैग्नेटिक फोर्स के बारे में आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है. राइट. मैग्नेट जो है जो ऑब्जेक्ट आयरन या निकल की बने होते हैं उन्हें अट्रैक्ट करता है. आपको पता है जो दो पोल्स होते हैं लाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. लाइक पोल्स में आपके नॉर्थ और साउथ पोल दे विल रिपेल ईच अदर. ओके. जबकि जो अनलाइक पोल्स होते हैं आपके लाइक नॉर्थ साउथ एंड साउथ नॉर्थ ये क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ओके. So this phenomenon by which objects are attracted by magnet इसे कहा जाता है magnetism. Okay. Activity 2. To demonstrate magnetic force, materials required a glass bowl, bar magnet and some common pins. Procedure. Put the common pins into the glass bowl. Then bring the bar magnet close to the pins, keeping its north pole facing the pins. The common pins are pulled towards the pole of the magnet. Repeat this procedure, this time keeping the south pole of the magnet facing the pins. Do the pins get attracted again? आपने कॉमन पिंस को ग्लास बोल में रखना है. फिर बार मैग्नेट को लेकर आएंगे पिंस के पास. ओके. और इसका जो नॉर्थ पोल है आपने रखना है जो पिंस को फेस करे. फिर कॉमन पिंस जो है वो आपके मैग्नेट के पोल की तरफ आपकी पुल हो जाएंगे. फिर इस प्रोसीजर को आपने रिपीट करना है. अब आपने क्या करना है? साउथ पोल को लेके जाना है मैग्नेट का टू फेस अ पिंस. क्या इस टाइम पे भी पिंस आपकी अट्रैक्ट होंगी? ओके. नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. Another force acting from a distance apart from the magnetic force is the electrostatic force. Electrostatic force is a force between the electric charges. You can observe this force at home by using your comb and small bits of paper. Just carry out the following experiment. Rub a comb on your dry hair for some time. Now bring the comb near the bits of paper. The bits of paper cling to the comb. This happens because the comb acquired an electrostatic charge when it was rubbed against your hair and hence exerts an electric force on the pieces of paper. ओके. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये भी आपका डिस्टेंस से ही वर्क करता है. ओके. और ये फोर्स होता है बिटवीन द इलेक्ट्रिक चार्जेस. जैसे कि आप क्या करेंगे? आपने कॉम को रब करना है अपने ड्राई हेयर पे कुछ टाइम के लिए. फिर आपने कॉम को लेके आना है छोटे छोटे पेपर्स के पीसेस के पास. ओके. तो जो पेपर के जो पीसेस होंगे ना वो आपकी कॉम से चिपक जाएंगे. क्यों? क्योंकि जब आपने कॉम को रब किया ड्राई हेयर में तो उसने एक्वायर कर लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज. ओके. और अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सर्ट करता है ऑन द पीस ऑफ पेपर. राइट. नेक्स्ट,
Friction. The force that opposes the motion of an object is called friction. It slows things down or prevents them from moving by acting in a direction opposite to the motion of the moving object. Friction is the contact force as it arises due to contact between surfaces. A ball rolling along the ground gradually slows down and finally comes to rest. A car or a scooter also comes to rest once the engine is stopped. The wear and tear of the moving parts of a machine is also because of force of friction. We are able to walk properly on rough surfaces because of the friction provided by the surface. ओके अब एक फोर्स है आपका जो कि मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है, वो उसे हम कहते हैं फ्रिक्शन. अब ये क्या करता है कि ये जो मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी भी बॉडी पे उसको स्लो डाउन करता है, ओके या उसको प्रिवेंट करता है मूव करने से, राइट और ये हमेशा आपके एक्ट होगा डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट. ओके जैसे बॉल आपकी रोल कर रही है अलॉन्ग द ग्राउंड, तो ग्रेजुअली आप देखेंगे वो धीरे धीरे क्या होगा कि स्लो डाउन हो जाएगा, फिर वो रेस्ट पे आ जाएगी. कार या स्कूटर है वो भी रेस्ट पे आ जाते हैं जैसे ही आपका इंजन स्टॉप हो जाता है. सो जो वियर एंड टियर होता है मूविंग पार्ट्स है मशीन का, ये भी क्यों होता है? बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. आप चल पाते हैं रफ सर्फेसेस में, व्हाई? बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ओके इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वॉक और a smooth surface of wet road because the smoothness or wetness reduces the frictional force. और आप कभी भी देखिएगा स्मूथ सरफेस पे चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वेट रोड पे चलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो स्मूथनेस है जो वेटनेस है वो फ्रिक्शनल फोर्स को रिड्यूस करते हैं, राइट. नेक्स्ट, प्रेशर एंड फोर्स. You have learnt in your previous class how cyclones and winds are caused. These are caused due to the difference in pressure at different points. Can we relate this pressure with force? Let us see. Here are some questions which need attention to understand the relation between force and pressure. It is easier to push into a wooden board the cap of your pen or a drawing pen. Is it easier to cut vegetables with a sharp knife or a blue pen? Although you are applying the same force in these situations, you are not getting the same result. देखिए क्या ये आसान है वुडन बोर्ड में पुश करना अपने पेन की कैप को या ड्राइंग पेन को, ओके और वेजिटेबल्स को आपका जो है आप बहुत आसानी से काटेंगे किससे? शार्प नाइफ से या ब्लंट से. हालांकि आप सेम फोर्स अप्लाई करें इन सिचुएशंस में बट आपको सेम रिजल्ट नहीं मिलेगा, राइट. When a hammer strikes a sharp nail, we find that it readily enters into the wood. The same cannot be said about a blunt nail. The blunt nail just refuses to penetrate the wood, although the hammer applies the same force on the nail in both the cases. In other words, the thrust acting on the nails is same. Then why does this happen? The answer lies in the term pressure. The pressure acting on the two nails is different. इसी तरह से देखिए जब आप एक शार्प नेल को हैमर करते हैं तो वो तो रेडिली आपकी वुड में एंटर कर जाती है, लेकिन ब्लंट जो आपकी नेल होती है उसको आप सेम उसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बट वो पेनेट्रेट नहीं होती है. ओके तो ऐसा क्यों होता है? तो एक्चुअली ऐसा होता है बिकॉज ऑफ प्रेशर, क्योंकि जो प्रेशर दोनों नेल्स में है वो डिफरेंट है. डज इट मीन इट इज नॉट ओनली द फोर्स बट समथिंग एल्स ऑल्सो इज विच इज अकाउंटेबल? Is it the area over which the force is applied? Have you ever wondered why your school bag has a white strap and not a narrow one? Okay. तो देखिए अब इसका मतलब क्या है कि फोर्स के अलावा भी कोई और चीज़ है which is accountable. Okay? क्या ये एरिया है जिसमें फोर्स आपका अप्लाई हो रहा है? और आपने कभी देखा आपकी जो स्कूल बैग्स होते हैं उनके स्ट्रैप हमेशा वाइड होते हैं और नैरो नहीं होते हैं. इसका क्या रीज़न हो सकता है? See, when we apply a force on a body, it may act at any angle. When a nail is driven into a block of wood by a hammer, the force acts normally, means perpendicularly to the surface of the nail. The force acting normally or perpendicular to the surface is called thrust. Thus, thrust is a vector quantity and measured in the unit of force. The thrust acting in a unit area of a surface is called pressure. To find pressure, therefore, we need to divide force by the surface area on which it acts. देखिए जब हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं बॉडी में तो वो एक एक्ट करता है किसी भी एंगल पे. जैसे हम नेल को ब्लॉक वुड के ब्लॉक में डाल रहे हैं हैमर से, ओके तो फोर्स जो है वो नॉर्मली एक्ट कर रहा है, मीन्स परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है ऑन द सर्फेस ऑफ द नेल. सो ये जो फोर्स है जो परपेंडिकुलरली आपके सर्फेस पे एक्ट कर रहा है दैट इज नोन एज थ्रस्ट. तो थ्रस्ट आपका क्या है? थ्रस्ट जो एक्ट हो रहा है आपका यूनिट एरिया ऑफ सर्फेस में दैट इज नोन एज प्रेशर. तो प्रेशर आपका कैसे निकलता है? दिस इज द फॉर्मूला, थ्रस्ट अपॉन एरिया. ओके नाउ अब आपके पास एक क्वेश्चन था कि व्हाइट स्ट्रैप क्यों होते हैं स्कूल बैग के. उसका रीजन देखिए, a white strap of your school bag applies less pressure on your shoulder.
than the narrow strap. That is why your school bag has a wide strap. In case of the nails of the drawing pin, the area of the pointed end of the nail or pin is much smaller than that of its head. Same force therefore produces a pressure sufficient to push the pointed end of a nail or pin through. तो स्कूल बैग के आपके वाइड स्ट्रैप इसलिए होते हैं ताकि आपके जो कंधे हैं, शोल्डर्स में कम प्रेशर अप्लाई हो, कंपैरेटिवली नैरो स्ट्रैप. ओके, इसी तरह से जो ड्राइंग पिन्स हैं, नेल्स या ड्राइंग पिन्स की अगर हम बात करें, जो एरिया है पॉइंटेड एंड का नेल का और पिन का, वो उसके हेड से कम होता है. सेम फोर्स इसीलिए आपका एक प्रेशर प्रोड्यूस करता है विच इज सफिशिएंट जिससे कि वो पुश हो सके, मतलब जो पॉइंटेड एंड है नेल या पिन का. ओके, इफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज मोर देन फॉर द सेम फोर्स प्रेशर इज लेस. अगर एरिया आपका बढ़ जाता है कॉन्टैक्ट का, फिर सेम फोर्स के लिए आपका प्रेशर होगा लेस. दिस कॉन्सेप्ट इज यूटिलाइज्ड बाय मेनी व्हीकल्स. The tires of vehicles designed to carry heavy loads are wide as compared to those of cycles and bikes. On the other hand, tools meant for cutting and piercing always have sharp edges. This ensures that the area of the surface in contact with the material to be cut or pierced is as small as possible. Why the wheels of a petrol tank move over a belt as shown in the picture alongside. Okay, so area of contact अगर आपका ज़्यादा होगा, जैसे हमने बात की, तो सेम फोर्स को हम अप्लाई कर रहे हैं तो प्रेशर आपका होगा लेस. ओके, तो बहुत सारे व्हीकल्स में इस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज किया जाता है. टायर्स आपने देखे होंगे उन व्हीकल्स के जो हैवी लोड्स को कैरी करते हैं. अगर आप उनको कंपेयर करेंगे ना साइकिल्स एंड बाइक्स, तो उनके कंपैरेटिवली उनके जो टायर्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा वाइड होते हैं. इसी तरह से जो आपके कटिंग या पियर्सिंग टूल्स होते हैं उनके हमेशा शार्प एज होते हैं. राइट. A battle tank is very heavy, as such its wheels would sink when it moves on soft ground. The chain helps in distributing the weight of the tank over a large area. This decreases the pressure exerted by the tank on the ground. अब battle tank होता है आपका बहुत ही heavy. ओके, और इतना हैवी होता है कि इसके जो व्हील है अगर वो सॉफ्ट ग्राउंड पे मूव करेगा तो वो सिंक हो जाएगा. सो जो चेन है वो टैंक के वेट को डिस्ट्रीब्यूट करती है ओवर अ लार्ज एरिया, जिससे कि प्रेशर आपका डिक्रीज हो जाता है. ओके, now pressure exerted by liquids and gases. Liquids and gases to exert pressure. Let us investigate. Activity 3. Aim to know whether liquids to exert pressure. क्या liquids भी pressure exert करते हैं? वो तो हमें इस activity से ही पता चलेगा. Procedure. Take a glass tube, open at both hands. To one end tie a thin rubber membrane, a blown off piece of a balloon, as shown below. Initially, when there is no water in the tube, what do you observe? Now start filling water in the tube and note the bulge in the membrane as water is filled. Can you explain your observation? This is due to the fact that the water filled in the tube begins to apply pressure on the thin rubber membrane, due to which it begins to bulge. As more and more water is filled in the tube, the bulge becomes greater. This means that the pressure exerted by the liquid depends upon its height. More the height of the liquid in the tube, greater is the pressure it exerts. आपको एक ग्लास ट्यूब लेना है जो दोनों एंड से आपकी ओपन होगी, ठीक है, और एक एंड पे आपने लगाना है रबर मेम्ब्रेन, बहुत ही पतला सा, जैसे कि आपका जो बलून होता है, जो आपका ब्लोन ऑफ बलून होता है, उसको आप लगा सकते हैं. तो पहले इसमें वाटर नहीं होगा, तो कि अब इसमें आपने क्या करना है, वाटर को फिल करना शुरू करना है ट्यूब में. अब देखिए जब इसमें वाटर नहीं था तो ये इस तरह से था, जैसे ही आपने पानी डाला वो थोड़ा सा ना बल्ज हो गया. ओके, क्यों हुआ? क्योंकि वाटर जैसे ही ट्यूब में फिल हुआ उसने प्रेशर अप्लाई करना शुरू किया मेम्ब्रेन पे जो आपका नीचे लगा हुआ था. ओके, जिसकी वजह से वो बल्ज हो गया. जैसे जैसे आप और ज़्यादा पानी डालेंगे बल्ज आपका बड़ा होता जाएगा. ओके, यानी कि जो प्रेशर लिक्विड्स एग्जर्ट करते हैं वो डिपेंड करता है हाइट पे. जितनी ज़्यादा हाइट होगी लिक्विड की ट्यूब में उतना ही ज़्यादा ये प्रेशर एग्जर्ट करेगा. Right? Remember that liquids do not have a definite shape, right? The pressure exerted by them depends upon the depth of the water column. They exert pressure not only at the base of the container but also on its sides. Okay? Now, activity 4. To find out whether gases also exert pressure. क्या gases भी pressure exert करती हैं? चलिए देखते हैं. Procedure. Take a balloon and inflate it. What does an inflated balloon contain? It contains air. To keep the balloon inflated, you will either tie its mouth or hold it tightly. Why have you done so? Now open the mouth of the balloon slightly by loosening the grip of your hand or the string used to tie. Put your hand near the mouth of the balloon. Can you feel air gushing out through the mouth of the balloon? Next, take a thicker or sturdy balloon and make a couple of tiny holes in it. Try inflating the balloon. Doesn't inflate? Obviously not.
The air blew into its escapes from all the holes. This shows that air exerts pressure in all directions. In other words, air exerts pressures on the walls of the container. एक आप बलून लेंगे, उसे इन्फ्लेट करेंगे, ओके अब इन्फ्लेटेड बलून के अंदर क्या है, ऑब्वियसली एयर है. आप बलून को आपको इन्फ्लेटेड ही रखना है तो आप उसको या तो उसका माउथ को टाई कर देंगे, उसको टाइटली ऑब्जर्व करेंगे, आप टाइटली होल्ड करेंगे, राइट. ओके अब जैसे ही आपने उसकी बलून के माउथ को आपकी ग्रिप लूज हो गई, ओके तो आप क्या करेंगे, आप उसमें से जो एयर है वो आपकी बाहर चली जाएगी, मतलब उसमें से निकल जाएगी बलून की माउथ से, ओके. आप इस टाइम पे आपने थोड़ा सा एक थिकर या स्टडी बलून लेंगे, उसमें छोटे छोटे होल्स आपने करने हैं. आप उस बलून को इन्फ्लेट करने की कोशिश कीजिए, क्या वो इन्फ्लेट होगा, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि जब आप एयर ब्लो करेंगे तो जितने भी होल्स उसमें से एस्केप हो जाएंगे. दिस मीन्स एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है इन ऑल डायरेक्शंस, ओके. और दूसरे शब्दों में कहें, एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, राइट. Atmospheric pressure. The thick layer of air present around the earth is called the atmosphere. If a small amount of air enclosed in a football or a tire tube can exert pressure on their walls, then what about the huge amount of air present in the atmosphere all around this earth? The air in the atmosphere also exerts pressure on everything that lies in the atmosphere. The force exerted by the Earth's atmosphere per unit area of the Earth's surface is called atmospheric pressure. Let us first verify experimentally that the atmosphere exerts pressure. Atmosphere आपको पता है, the layer of air which surrounds the Earth, okay? और एक layer है air की हमारे जो Earth को surround करती है, right? अगर small amount of air जो है आपको enclose किया जाए फुटबॉल में या टायर ट्यूब में, वो pressure exert कर सकती है वॉल में, राइट. अब इतना ज़्यादा अमाउंट है एयर का जो आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ये भी तो आपका फोर्स एक्सर्ट प्रेशर एक्सर्ट करेगी, राइट. सो ये जो प्रेशर होता है, जो आपका फोर्स होता है, जो आपका एयर आपका एक्सर्ट करती है हर चीज़ पे जो एटमॉस्फेयर में, दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके. चलिए तो उसे वेरीफाई करते हैं एक्टिविटी के थ्रू. एक्टिविटी 5, टू वेरीफाई दैट एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर. Procedure. Take a glass tumbler, fill it with water completely up to the brim. Let some water slowly drip out of the tumbler. While you fill it, take a small square piece of paper about 10 centimeter to 10 centimeter size from a waste greeting card and gently cover the tumbler of water with it. Take proper care that not even a small bubble of air enters the tumbler while you cover it. Keep the palm of your right hand on the paper covering the tumbler and hold the tumbler with your left hand. Carefully invert the tumbler holding the card in its place so that no water falls out of the tumbler. Gently remove your hand from under the glass. You will be surprised to see that the card sticks to the tumbler's mouth and the water doesn't fall out of it. It is the atmospheric pressure that holds the card in its place under the tumbler. देखिए आपने एक tumbler लेना है, ग्लास का टम्बलर कांच का, और इसको वाटर से उसके ब्रिम तक कम्प्लीटली इसको फिल करना. फिर आपके पास कोई वेस्ट ग्रीटिंग कार्ड होगा, उससे आपने एक स्मॉल स्क्वायर पीस बनाना, स्क्वायर का 10 into 10 साइज का, ओके. और उसको टम्बलर उस पीस से आपने कवर कर देना है. फिर आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि स्मॉल बबल ऑफ एयर जो है वो टम्बलर में एंटर नहीं होनी चाहिए जब आप उसे कवर करें. फिर आपने अपने राइट हैंड का जो पाम है उसको आपने टम्बलर पे इस तरह से रखना है एंड टम्बलर को आपने होल्ड करना है विद द लेफ्ट हैंड, राइट. फिर केयरफुली आप उसे इन्वर्ट कर देंगे इस तरह से. तो फिर क्या होगा, आप देखेंगे कि जो वाटर है वो टम्बलर से गिरेगा नहीं. आप जैसे उसको रिमूव करेंगे ना अपने हाथ को, वहाँ से आप देखेंगे जो कार्ड है वो आपके टम्बलर के माउथ से स्टिक हो जाएगा और वाटर आपका गिरेगा ही नहीं. क्यों? बिकॉज जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कार्ड को होल्ड करके रखा है उस प्लेस में, राइट. People having high blood pressure feel uncomfortable because of an imbalance between the body fluids pressure and the atmospheric pressure. Since force per unit area is called pressure, atmospheric pressure can also be defined as the pressure exerted by the weight of the air in the atmosphere above that surface. Can you now imagine why do we feel uncomfortable at high altitudes? Like liquids, the pressure and gases also act equally in all directions at a given point. अब जिन लोगों का जैसे उनका हाई ब्लड प्रेशर होता है वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं. वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि इन बैलेंस हो जाता है बिटवीन द बॉडी फ्लूइड प्रेशर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट. Know the fact, the pressure exerted by the whole atmosphere on the Earth's surface is approximately 100,000 Pascal, and Pascal is the unit of pressure. Every square centimeter of our body experiences force equivalent to a mass of 100 kg due to atmospheric pressure. If the total pressure on the whole body is calculated, it will be large enough to grind us to a paste.
but an opposite pressure due to the flow of blood and other fluids in our body negates this effect and keep us feeling comfortable. हमारी बॉडी का जो हर स्क्वायर सेंटीमीटर है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है इक्वलेंट टू मास ऑफ 100 किलोग्राम बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, अगर टोटल प्रेशर जो है होल बॉडी का कैलकुलेट किया जाएगा तो इतना ज़्यादा होता है कि हमारी बॉडी को वो ग्राइंड कर सकता है पेस्ट में, बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि जो एक ऑपोजिट प्रेशर है, मतलब हमारी बॉडी में फ्लूइड्स हैं, जैसे ब्लड का फ्लो हो रहा है या दूसरे फ्लूइड्स हैं, वो इस इफेक्ट को क्या कर देते हैं, नलीफाई कर देते हैं. ओके, और इसकी वजह से हम कंफर्टेबल फील करते हैं. राइट. Applications of atmospheric pressure. The presence of atmospheric pressure is utilized at a number of places by us. Rubber air suckers are used as hangers to stick showpieces on the walls or almirahs. The rubber sucker is slightly pressed on the surface where we want to get stuck. The air inside it is removed and the atmospheric pressure from the surrounding keeps it stuck to the wall or almirah. रबर एयर जो सकर्स होते हैं आपके, उनको यूज़ किया जाता है हैंगर्स. ओके, या फिर कुछ शो पीसेस को स्टिक करने के लिए. इनको स्लाइटली प्रेस किया जाता है सरफेस पे जहाँ पे ये चिपक जाते हैं. ओके, इनके अंदर की जो एयर है वो रिमूव हो जाती है और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है सराउंडिंग का, उसकी वजह से ये दीवार पे या अलमीरा पे ये चिपके हुए रहते हैं. ओके. Paratrooping or using a parachute while falling down from an aircraft also uses atmospheric pressure against the gravitational force. The parachute blocks the air, a part of the atmosphere acting in an upward direction. This slows down the rate of falling and the person gets a safe landing on the ground. The changes in the atmospheric pressure on the surface of the earth are a key to weather prediction. A sudden fall in the atmospheric pressure on the earth surface indicates rain or snowfall. जैसे आपके पैराड्रोपिंग या पैराशूट यूज़ करते हैं जब एयरक्राफ्ट से फॉल डाउन करना होता है, तो इसमें भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज होता है अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स. जो पैराशूट क्या होता है वो एयर को ब्लॉक कर देता है. ओके, जो आपके अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती है, तो इससे फिर जो रेट ऑफ फॉलिंग है वो स्लो डाउन हो जाता है, पर्सन जो सेफ लैंडिंग कर पाता है ग्राउंड पे. ओके, इसी तरह से अगर एटमॉस्फेरिक में चेंजेस आते हैं तो इससे ना वेदर को प्रिडिक्ट किया जा सकता है. जैसे कि अगर सडनली आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉल आ जाता है उसमें, तो इसका मतलब कि अब बारिश हो सकती है या फिर स्नोफॉल हो सकता है. राइट. सो स्टूडेंट, इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है एंड आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. एंड एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.